हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। तनीषा आग बबूला होकर रूम में जाकर सोफे पर बैठी। आखिर ये ऋषि प्रताप का व्यवहार इतना रूड क्यों हो गया है। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बिजली ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो बिजली कल्याणी जी को देखकर भावुक हो गई। बड़ी मालकिन साहब, आप? झट से पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए चहकती आवाज़ में बोली, आप कैसी हैं? और हमारी छोटी मैम साहब कैसी हैं? कल्याणी जी, ओह जरा सांस भी ले ले कि घर में घुसते ही सवालों के ढेर मचा दिए। सॉरी, लेकिन आज हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। तनीषा के कानों में कल्याणी जी की आवाज़ गूंजी तो उठकर खड़ी हुई। ये तो माँ की आवाज़ लग रही है। रूम से निकलकर बाहर आई तो कल्याणी जी सोफे पर सामने बैठी हुई थीं। तनीषा के शरीर पर सांप लौट गया। ओह माय गॉड! अब इस बुढ़िया की कमी और थी इस घर में, जो पूरी हो गई। लेकिन दिखावा करने के लिए कल्याणी जी के सामने मुस्कराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोली, माँ आप कब आईं और हमें बताया तक नहीं? कल्याणी जी गहरी सांस लेते हुए जी कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषि प्रताप ने अपनी माँ के पैर छुए और बोले, अरे बिजली, तुम हमारा मुंह क्यों ताक रही हो? जाओ माँ के लिए चाय बनाकर लाओ। सन्नाटे पड़े चौधरी हाउस में कल्याणी जी के आने से ही चहल पहल होने लगी। बिजली के कदम भी आसमां छूने लगे थे, लेकिन तनीषा जल भुनकर खाक हुई जा रही थी। कल्याणी जी तनीषा से बड़े प्यार से बोली, आओ बैठो तनु। तनीषा सोफे पर बैठ तो गई, लेकिन मन में उठे तूफान को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी। बड़े रौब दिखाते हुए गई अपने पोते के पास। अब क्या हुआ, निकल दिया ना सारा प्यार। बस इतना ही होता है इन लोगों का प्यार। घमंडी जल्लाद ने वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। कल्याणी जी तनीषा की आंखों को पढ़ते हुए बोली, क्या सोच रही हो तनु कि मैं अचानक चौधरी हाउस वापस कैसे आ गई? तनीषा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। हे भगवान, इन्हें कैसे पता चला कि मैं यही सोच रही हूँ? कहीं बुढ़िया पर कोई जादू टोना तो नहीं है? बिना भाव के मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नक्षत्र हमें हर रोज़ ताने कसता है कि दादी आपकी वजह से व्हाइट हाउस चली गई हैं। आपको देखेगा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा उसका। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो तनु। नक्षत्र हर रोज़ मुझे बोलता है, दादी आपके बिना चौधरी हाउस की रौनक चली गई है और आप कब वापस आओगी। लेकिन तुम्हारा पता नहीं, क्योंकि तुमने एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा तनु। तनीषा भोली सूरत बनाते हुए, आपको पता है ना माँ, आपका लाडला पोता अभिमन्यु इससे कितनी नफ़रत करता है। हमें डर था कहीं आपका फ़ोन वो ना उठा ले। हमें आपकी फ़िक्र है माँ। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, चलो ये सब छोड़ो और हमारी पोती ऑस्ट्रेलिया से कब वापस आ रही है? तनीषा पूर्वी का नाम सुनते ही चहक उठी। वो अगले महीने वापस आएगी माँ। कल्याणी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सब एक साथ रहें। पता नहीं भगवान हमें कब बुला ले। तनीषा मन ही मन बड़बड़ाई, पता नहीं भगवान इतनी देर क्यों लगा रहा है। उन्हें तो आपको अभी बुला लेना चाहिए। तभी बिजली ने अदरक वाली चाय लाकर टेबल पर रखी। कल्याणी जी, बिजली, हम चाय बाद में पियेंगे, पहले ज़रा मेरा मोबाइल निकाल कर दो। मुझे अधीरा की चिंता हो रही है, आज बहुत दुखी हो गई थी। बिजली मोबाइल उठाकर देते हुए बोली, बड़ी मालकिन साहब, आप छोटी मैम साहब को भी साथ ले आती, हमें वो बहुत पसंद है। तनीषा की आंखें ऊपर नीचे होने लगीं। बिजली को घूरते हुए देखी। बिजली, जितना तुम्हारी जुबान चलती है, कभी उतने हाथ भी चला लिया करो। बिजली ठंडी आवाज़ में बोली, माफ़ करना मालकिन साहब, बस मन में आया तो बोल दिया। कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। कल्याणी जी, जी हाँ तनीषा, बिजली बिल्कुल ठीक कह रही है।
सब होंगे तो घर में अच्छा लगेगा, घर में रौनक आएगी। वैसे भी अभिमन्यु बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और ऐसे वक्त में अधीरा का अकेला रहना ठीक भी नहीं है। तनीषा की आंखें बड़ी हो गईं। मैं समझी नहीं माँ, कैसे वक्त में? कल्याणी जी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, अधीरा माँ बनने वाली है और तुम दादी। तनीषा कल्याणी जी के शब्दों को सुनी तो शॉक्ड रह गई। हड़बड़ाते हुए बोली, वो लड़की हमारे चौधरी हाउस फैमिली को वारिस देने वाली है? कल्याणी जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है तनीषा? टेढ़ा मुंह करते हुए, उसके माता पिता का ठिकाना नहीं है माँ। कौन है, कहाँ से आई है, न जाति न धर्म, पता नहीं ऐसी लड़की हमारे घर को वारिस देगी। माँ, आप ही सोचिए। कल्याणी जी हैरत भरी नज़रों से तनीषा को देखकर बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो तनु? तनीषा कल्याणी जी की बात सुनकर हैरानी से कल्याणी जी की तरफ देखी, जैसे उन्होंने उस पर तेज कटार चला दी हो। कटाक्ष करते हुए बोली, ये अब क्या कह रही हो माँ? वो सड़क छाप लड़की हमारे चौधरी खानदान को वारिस देगी? उसका कोई वजूद तक नहीं है, कोई अस्तित्व तक नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? कल्याणी जी तनीषा के व्यवहार को पहले से जानती थी। उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा, तो मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तनीषा, तुम होश में तो हो? अधीरा हमारे घर की बहू है, अगर वो वारिस नहीं देगी तो कौन देगा? तनीषा मुंह टेढ़ा किए बैठी थी, जैसे दिन में तारे नजर आ रहे हों। कल्याणी जी, तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं अधीरा का हालचाल पूछना ही भूल गई। कल्याणी जी कुर्सी से उठकर अपने रूम में चली गई। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। तनीषा मन ही मन बड़बड़ाई और अधीरा को कोसते हुए बोली, हे भगवान, आप मेरी क्यारा के जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं? जब उसे पता चलेगा तो वो टूट कर बिखर जाएगी मेरी बच्ची। कहते हुए रूम में चली गई। ऋषि प्रताप ने अपना मोबाइल हाथ में उठाया ही था कि तनीषा ताने कसना शुरू हो गई। देखिए ना, मोबाइल इसी से एंजॉय कीजिए, ना आपको मेरी फिक्र है और ना ही क्यारा की। ऋषि प्रताप की भौं उचकाते हुए बिना भाव के बोले, ठेका नहीं ले रखा मैंने सब दुनिया का, मैंने तुम्हारी उस क्यारा का। समझी तुम? अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। और मेरे पीछे मत पड़ो तनीषा। तनीषा का पारा चढ़ गया। ओह सॉरी मिस्टर ऋषि प्रताप सिंह जी, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आजकल आप खुद ही इतने बौखलाए रहते हैं तो दूसरों के बारे में क्या खाक सोचेंगे? ऋषि प्रताप ने अपना मोबाइल साइड में रखा और चश्मे के ऊपर से तनीषा को देखे। तनीषा गुस्से से पागल हुई जा रही थी। ऋषि जी थोड़ी नरमाई दिखाते हुए पूछे, क्या हुआ, क्यों इतनी रूड हो रही हो, ऐसा व्यवहार कर रही हो? तनीषा ऋषि जी की आंखों में देखी। आप जानते हैं कि इस घर में चौधरी खानदान का वारिस आने वाला है? ऋषि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है तनु। तनीषा आग बबूला होते हुए बोली, जो इंसान का पता नहीं वो जातिवाद के खिलाफ था, वो सख्त खिलाफ, आज वही उस सड़क छाप लड़की को अपना बना रहा है। देखो अधीरा अभी की पत्नी है तनीषा, अब उन दोनों की दुनिया के सामने शादी हुई है। अब वो कौन है, कहाँ से आई है, इसका कोई मतलब नहीं और इसका कोई लेना देना भी नहीं है। और तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभिमन्यु को पता चल गया तो वो तुम्हारी सामत आ जाएगी। तनीषा बस आंखें बड़ी करते हुए ऋषि प्रताप को देख रही थी। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस, अधीरा रूम में इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। हफीज जी हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। मैं दादी के साथ चौधरी हाउस चली जाती तो अच्छा रहता। अभिमन्यु अपनी पैकिंग करते हुए बोला, सॉरी अधीरा, मैं तुम्हें ऐसे वक्त में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, तभी न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा है और चौधरी हाउस में छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ तुम्हारे साथ कोई भी ठीक से व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस 3-4 दिन की बात है।
तुम्हें पता है भी नहीं चलेंगे, चुटकियों में निकल जाएंगे। और फिर दादी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और बिजली तो तुम्हें बेहद पसंद करती है। दादी बता रही थी कि श्री प्रताप सिंह चौधरी बहुत खुश हैं हमारे बच्चे के लिए। रही बात तनीषा मैडम की, तो इन सब के आगे उनका क्या चलने वाली है। नक्षत्र को बोलकर जाऊंगा, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगा। अधीरा मायूस चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे पता है अबीर जी, लेकिन आपके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब तो कह रहे थे कि मैं फ्री हूँ काम से। अभिमन्यु बिना भाव के बोला, मुझे ऐसा लगा था अधीरा, मेरे काम को नहीं। क्या अबीर जी आप अभी चले जाएंगे? अभिमन्यु कबर्ड से कपड़े निकालकर लगेज में रखा। फिर अधीरा भी कपड़े निकालकर लगेज में रखने लगी। जीवन के उतार चढ़ाव में हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ कहाँ कुर्बान कर देते हैं पता ही नहीं चलता। फिर एक प्यारी सी स्माइल देते हुए, आप अपना ख्याल रखना वीर जी। मेरे पास तो बहुत लोग हैं, लेकिन आपका काम सिर्फ एक खतरा है और कुछ नहीं। कहाँ कब मौत आ जाए आपकी समझ में नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। अभिमन्यु अधीरा के कंधे पर अपने दोनों हाथ टेकते हुए बोला, सॉरी अधीरा, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। अभिमन्यु अपना सामान लगेज में सेट किया, मानव को कॉल करने लगा। अधीरा की भावनाओं, उसके अंदर के डर को समझने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। 10 मिनट हुए ही थे कि मानव आकर खड़ा हुआ। अधीरा की धड़कन तेज हो गई। अभिमन्यु अपना पर्स मोबाइल उठाया, फिर अधीरा को हक किया। देखो अधीरा, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, और वैसे भी दादी सब संभाल लेंगी। मानव मुझे छोड़कर तुम्हें चौधरी हाउस छोड़ देगा। अधीरा अभिमन्यु की ओर देखी। अबीर जी आप चाहिए, मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु के जाते ही अधीरा को घर खाने के लिए दौड़ रहा था। रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्तर पर आकर बैठी तो एक अलग खुशी का एहसास हुआ। अधीरा अपने पेट पर हाथ रखते हुए खिलखिला उठी, आज मैं अकेली नहीं, लेकिन कुछ महीने बाद मेरा बेबी मेरे साथ होगा। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आई। अधीरा की आंखें फटी रह गईं। आखिर किस चीज़ की टूटने की आवाज़ थी? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।